आ गए? हाँ भाई, मैंने क्या बोला कि अगर एक कोलाइड में दूसरा कोलाइड मिलाकर उसे स्कंदित किया जाए तो ऐसा स्कंदन पारस्परिक स्कंदन कहलाता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कंदन, समझ गए? स्कंदन समझ में आ गया? तो अब देखना, अब इसी से रिलेटेड कुछ नियम पढ़ेंगे हम जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है हार्डी-शुल्जे का नियम। स्कंदन से रिलेटेड हार्डी-शुल्जे ने अपना नियम दिया। पता है, देखो इन्होंने क्या कहा। हार्डी-शुल्जे ने कहा कि अगर आपको स्कंदन का मान बढ़ाना है, स्कंदन का मतलब क्या है? अवक्षेपण। यानी कि हार्डी-शुल्जे के अनुसार अवक्षेपण की मात्रा जो है वो आवेश पर निर्भर करती है। किस पर? आवेश पर। और ये अवक्षेपण की क्षमता जो है वो आवेश के होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिस तत्व पर या जिस कोलाइड पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी अवक्षेपण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ये था हार्डी-शुल्जे का नियम। मतलब जैसे मैं कुछ लिख रही हूं, 10+4, एक लिख रही हूं एल्यूमिनियम+3, एक है आपका बेरियम+2 और एक है आपका सोडियम+। बताओ भाई, हार्डी-शुल्जे के अनुसार हार्डी-शुल्जे का नियम क्या था? हार्डी-शुल्जे का नियम था कि आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ अवक्षेपण की मात्रा यानी कि स्कंदन क्षमता जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा? इस पे सबसे ज्यादा आवेश, स्कंदन की क्षमता सबसे ज्यादा। इस पे उससे कम आवेश, स्कंदन की। जितना ज्यादा स्कंदन, जितना ज्यादा आवेश, इस पे सबसे ज्यादा आवेश है, स्कंदन की क्षमता सबसे ज्यादा। इस पे कम आवेश, कम होता जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं ऋणायनों की बात करूं तो ऋणायनों के लिए भी सेम है। FeCN6 पर पावर -4 है भाई, ये हमेशा बड़ा होगा PO4-3 फॉस्फेट आयन। और क्या हो सकता है बताओ? PO4-3 SO4 सल्फेट आयन। बताओ भाई, सबसे ज्यादा आवेश किस पर है? इस पर। उससे कम किस पर? इस पर। यानी कि आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे स्कंदन की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। ये था हार्डी-शुल्जे का नियम। क्या था? हार्डी-शुल्जे का नियम। अब देखना, अब हमने क्या मिलाया? स्कंदन के लिए मिलाया विद्युत अपघट्य। तो देखो भाई, कोई ऐसा विद्युत अपघट्य जिसकी मिली मोल प्रति लीटर या मिली मोल में वह न्यूनतम मात्रा जो किसी कोलाइड के स्कंदन के लिए आवश्यक हो वह उसका ऊर्णन मान, इसको ऊर्णन मान या स्कंदन मान भी कहते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मानो इसमें एक कोलाइड भरा हुआ है, इसमें दूसरा कोलाइड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने 2 मिलीमोल और इसमें 4 मिलीमोल, यानी कि इसको स्कंदित करने के लिए मुझे इतनी मात्रा चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो कितनी भी डालो। इसको
स्कंदित करने के लिए इतनी मात्रा चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पात्र पहले के लिए, कौन से के लिए, फर्स्ट कंटेनर के लिए स्कंदन मान होगा ये, और सेकंड कंटेनर के लिए स्कंदन मान होगा ये। यानी कि विद्युत अपघट्य की मिली मोल में वह न्यूनतम मात्रा जो किसी कोलाइड के स्कंदन के लिए आवश्यक हो, या फिर उसके आवेश को खत्म कर दे, या उसके किसको, या उसके स्थायित्व को खत्म कर दे, वह मान स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाता है। समझ गए? ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है, न्यूनतम मात्रा, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऊर्णन मान और स्कंदन मान। अच्छा बताओ, ध्यान से बताना जो मैं पूछूं। मेरे दो पात्र हैं भाई, ठीक है, ये पात्र के अंदर एक कोलाइड भरा हुआ है, इस पात्र के अंदर दूसरा कोलाइड भरा हुआ है। बताना मुझे, इसमें मैंने 2 ml और इसमें मैंने 4 ml, मतलब ऐसे हैं, विद्युत अपघट्य मिलाया है स्कंदन के लिए। क्या मिलाया है? इलेक्ट्रोलाइटिक मिलाया है। किसके लिए? स्कंदन के लिए। मैंने बोला इसमें मुझे मिलाना है 2 मिलीमोल और इसमें मिलाना है मुझे 4 मिलीमोल। मुझे बताना स्कंदन क्षमता इसकी ज्यादा प्रबल है या इसकी ज्यादा प्रबल है? आंसर दो मुझे फटाफट, आगे जब पढ़ाऊंगी जब इसका आंसर दे दोगे। स्कंदन क्षमता इसकी ज्यादा प्रबल है या इसकी ज्यादा प्रबल है? इसमें तो 2 ml मोल मिलाया है और इसमें 4 ml मोल मिलाया है। किसकी स्कंदन क्षमता अधिक है? बताओ, किसकी स्कंदन क्षमता अधिक है? कंटेनर फर्स्ट के लिए या कंटेनर सेकंड के लिए? फर्स्ट की। और कौन बता सकता है? सेकंड की। सेकंड कौन है ये? और कौन है ये नीचे फर्स्ट? अरे भाई खुद फर्स्ट। ये देखो, इसमें तो मेरा कम से काम चल रहा है, इसमें मेरा ज्यादा से काम चल रहा है। एक चीज सोच के देखो कि मैंने, जैसे मैं ये कहूं कि मुझे कोई काम करवाना है, एक बच्चा है, मैंने कहा कि 2 लड़कियों के बीच में से मुझे एक लड़की चूज करनी है। समझना, 2 लड़कियों के बीच में मुझे एक लड़की चूज करनी है। ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूं। इन 2 लड़कियों में से मुझे एक लड़की चूज करनी है और मुझे इनसे काम करवाना है। काम क्या है? काम क्या है? मुझे कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है। उस प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा कि इस लड़की की हैंडराइटिंग, इसकी हैंडराइटिंग, और क्या है माना मेरा एक, ये देखो, ये 2 लड़कियों का ग्रुप है और एक, ऐसे बताती हूं मैं, ध्यान से समझना, यहां पे 4 लड़कियों का ग्रुप है। ये चारों लड़कियों को कुछ नहीं आता भाई, ये थोड़ा बहुत जानती है। इन दोनों लड़कियों को सब आता है, ये डांस भी कर सकती हैं, एंकरिंग भी कर सकती हैं। तो ये बताना कैपेसिटी इनकी ज्यादा है कि इनकी ज्यादा है? अरे इनके पास तो 4 है फिर भी इनको नहीं आता, इनके पास 2 है फिर भी इनको आता है। कैपेसिटी हमेशा इसकी ज्यादा होगी ना। अरे ये इसको स्कंदित करने के लिए सिर्फ इतना चाहिए और इसको स्कंदित करने के लिए इतना चाहिए, तो ये ज्यादा कैपेबल है स्कंदित होने के लिए कि ये ज्यादा कैपेबल है। और ये क्या था? ऊर्णन मान था या नहीं था? ऊर्णन मान था ना। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि ऊर्णन मान is inversely proportional to समझ गए? यानी कि ऊर्णन मान की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दो। कौन था वो जिसने आंसर दिया था मुझे?
कौन था वो जिसने मुझे सेकंड जो फर्स्ट दिया बिल्कुल सही सोच कर दिया? हाँ बताओ, आगे राजकुमार। आ गया? अब आ गया? तो बस इतना ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है ना, इसलिए मैंने इसको समझाया अच्छे से। हार्डी शुंजे का नियम में कोई डाउट नहीं है ना? आगे चले, आगे देखो, रक्षण या रक्षी क्रिया। ध्यान से समझना। अच्छा, नाम देखना, रक्षण। रक्षण का मतलब है कि ये करेगा रक्षा। देखो क्या होगा। अच्छा, द्रव विरोधी, देखो रक्षण का मतलब क्या है कि जैसे, इसको पहले ऐसे साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर इसको कोई एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कोई द्रव विरोधी सॉल है, कोई भी द्रव विरोधी सोल है, उसमें मिला दिया आपने द्रव स्नेही सोल। आपको ये तो पता है ना स्थायित्व किसका ज्यादा है इन दोनों में? इसका ज्यादा है ना, इसका तो कम है भाई, ये तो बड़ी मुश्किल से बनाया, ये तो तुरंत की तुरंत स्कंदित हो जाएगा। इसका स्थायित्व क्या है? इसका स्थायित्व है ज्यादा, यानी कि किसी द्रव विरोधी सॉल में अगर द्रव स्नेही सॉल मिला दिया जाए तो इसका बढ़ जाता है स्थायित्व। क्या बढ़ जाता है? स्थायित्व बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे यहां पे माना एक द्रव विरोधी सॉल है, जैसे ही इसमें द्रव स्नेही सॉल मिलाओगे तो वो द्रव स्नेही सॉल क्या करेंगे, यहां बाहर की तरफ बनाएंगे एक परत। इस परत को कहते हैं रक्षी परत। जैसे ही परत मिलाओगे तो इसके अंदर अगर कोई स्कंदित करने वाला पदार्थ डालोगे तो इसे पहले गुजरना पड़ेगा इस द्रव स्नेही सॉल से, फिर ही तो पहुंचेगा यहां तक। तो अब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, यहां से रक्षी परत या रक्षण का निर्माण कर लेगा, और इस परत से क्या होगा, इसका हो जाएगा रक्षा। और रक्षा कहने का मतलब क्या है, इसका बढ़ जाएगा स्थायित्व। और इसका मतलब क्या है कि किसी द्रव विरोधी सॉल की रक्षा द्रव स्नेही सॉल के द्वारा की जाए तो यह प्रक्रिया कहलाती है रक्षण, क्योंकि वो उसके चारों ओर करता है रक्षी परत का निर्माण, जिसकी वजह से कोई अन्य पदार्थ इसके निकट आ नहीं सकेगा, और निकट नहीं आ सकेगा तो इसका स्कंदन नहीं होगा, और कोलाइडी विलयन क्या रहेंगे, वही रहेंगे जो हैं। जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं, आपने देखा होगा अभी महाभारत आई थी, अभी लॉकडाउन के अंदर रामायण महाभारत आई थी, उसमें आपने नहीं देखी तो कभी तो सुना होगा चक्रव्यूह के बारे में। आपने देखा होगा अच्छे से कि जैसे आपको ध्यान होगा कि उसके अंदर क्या करते हैं, अभिमन्यु को फंसाते, तो वहां पे क्या करते हैं, वो उस चक्रव्यूह से होकर उसको घुसना आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। तो जैसे ऐसे होता है ना, यहाँ पे लोग खड़े हुए थे, देखे होंगे आपने, सात महारथी, कहते ना 7 महारथियों ने मिलकर मारा था कर्ण को, उसको अभिमन्यु को। होता क्या है, यहाँ ऐसे ऐसे करके, यानी कि अगर यहाँ पे द्रव विरोधी पड़ा हुआ है, यहां से अगर अभिमन्यु घुसा, अगर यहां से अभिमन्यु घुसा तो देखना, मानो अभिमन्यु का एग्जांपल तो अजीब सा हो जाएगा, माना कोई जैसे एक व्यक्ति है, एक डरावना व्यक्ति, डरपोक डरपोक, इसी में एक एग्जांपल था जरासंध वाला, देखा होगा आपने, जिसमें उसकी जयद्रथ जिसकी प्रतिज्ञा करता है कि मतलब अर्जुन प्रतिज्ञा करता है इसके मरने के तुरंत बाद, अभिमन्यु के मरने के तुरंत बाद, तो जयद्रथ को यहाँ पे इस तरीके से छुपा के रखते हैं, तो भगवान एक चक्र घुमाते हैं कि एक जो सूर्य है उसको गायब कर देते हैं, वो बाहर निकल के आ जाता है। लेकिन जब तक ये बाहर नहीं निकलता इसकी रक्षा हो रही होती है। होता क्या है, यहाँ पे पड़ा हुआ है जयद्रथ, यहाँ पे दुर्योधन है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, ऐसे करके सबने बना रखा है, लेकिन अर्जुन यहाँ खड़ा हुआ है। अर्जुन है द्रव स्नेही, होगा क्या, ये सारे हैं द्रव स्नेही और ये है द्रव विरोधी। अब क्या किया, इस द्रव स्नेही के अंदर आपने द्रव विरोधी के अंदर द्रव स्नेही मिला दिया, तो ये रक्षी परत का निर्माण कर लेगा। अब इसको पहुंचने के लिए यहां तक इनसे पार होना पड़ेगा ना, कितना टाइम लग गया। जो स्कंदित होने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगाते, उनको स्कंदित करने के लिए अब बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार इसकी हो रही है रक्षा। रक्षा किसके द्वारा हो रही है, इन परतों के द्वारा हो रही है, इसलिए इसको रक्षी परत या रक्षण परत कहते हैं।
और किसी द्रव स्नेही सॉल के द्वारा द्रव विरोधी सॉल का रक्षण करना या उसकी रक्षा करना, यह प्रक्रिया कहलाती है रक्षण। क्या कहलाती है? रक्षण। आया या नहीं आया समझ में? क्या करता है? द्रव स्नेही सॉल द्रव विरोधी सॉल के चारों ओर परत का निर्माण कर लेता है। किसका? परत का निर्माण कर लेता है। तो स्कंदन कारक जो होते हैं, जो इसको स्कंदित कर रहे होते हैं, वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, और नहीं पहुंच पाएंगे तो उसका स्थायित्व भी क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। और स्थायित्व खत्म नहीं होगा तो वो क्या नहीं होंगे? स्कंदित नहीं होंगे। मतलब कोलाइड कोलाइड ही रहेंगे, द्रव विरोधी सॉल रहेंगे। समझ गए? अगला जो है वो है स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, ये मैं स्टार्टिंग में अभी हल्का सा बता रही हूं आपको, कल इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। देखना, 1901 में जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक हुए थे। 1901 में जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक कोई रक्षी कोलाइड, यानी कि द्रव स्नेही सॉल की बात कर रही हूं भाई, रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं ऐसा द्रव विरोधी सॉल में ऐसा कौन सा द्रव स्नेही सॉल मिलाऊं, ऐसा कौन सा रक्षी कोलाइड मिलाऊं जिससे उसकी रक्षण क्षमता हो ज्यादा, और वो उसको ज्यादा तरीके से क्या कर पाए, उसकी सुरक्षा कर पाए। तो उसकी रक्षण क्षमता को मापने के लिए एक पैमाना दिया। उस पैमाने का नाम रखा स्वर्ण संख्या। क्या रखा? स्वर्ण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में कि स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या थी। थोड़ी हल्की सी टफ है, होने को तो आज भी हो जाती है, लेकिन 10 मिनट लगेंगे कम से कम समझाने में, तो इसलिए मैं इसको आज नहीं करवा रही हूं। ठीक है, फिर बचेगा आपका पायस। पायस के बाद है आपका साबुन तथा अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक के बाद है, बस हो गया खत्म। ज्यादा टाइम नहीं, मतलब कल या परसों, कल की क्लास के अंदर मैं इसको खत्म करवा दूंगी आपका। कल आपकी इस यूनिट का एंड कर देंगे, और फिर मैं मतलब आज कल की छुट्टी है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी पीडीएफ मैं बना पाऊँ। आज बना लूंगी, मैडम को दे जाऊंगी कॉपी, मैडम बनेंगी। ठीक है, ओके।